इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की ईद की राम राम लोग कहते थे या जय राम जी की। अब वो दिन दूर नहीं ना जब गेहूं की बालियों को हम बांटेंगे। ये मुसलमान वाली बाली है, ये हिंदू वाली बाली है। लोग कहते हैं कि आरजेडी के थिंक टैंक तो आप ही हैं। देखिए, एक ये भी गलतफहमी लोगों को दूर होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थिंक टैंक से नहीं चलती। गरीबों के नेता थे लालू जी और सोनिया जी का रिश्ता इस गठबंधन की एक तरह से बुनियाद भी है। अगर लालू जी, मुलायम सिंह यादव, राजनीति ना होती, क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए बीजेपी का लीडर बनना आसान होता? बिल्कुल। क्योंकि इतिहास के बासी पन्नों में उलझ करके हम कोई कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बाबर या औरंगजेब या राणा सांगा या सम्राट अशोक या हर्षवर्धन आकर के बेरोजगारी की समस्या खत्म नहीं करेंगे। केजरीवाल जी और कांग्रेस का रिश्ता वो न्यूली डिस्कवर्ड था। नीतीश जी की अंतरात्मा कई दफे जाग जाती है, फिर सो जाती है। मैं आपको कहूँ, एक कष्ट में हूँ जी। कि जब पुलवामा हुआ आज तक रिपोर्ट टेबल नहीं हुई। Whose failure was it? We don't know. एक दिन श्रद्धांजलि दी, माल्यार्पण किया, क्या हम इतिश्री कर लें? आज भी रूह कांपती है कि वो रिपोर्ट गुम कहाँ हुई। दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई छीट, तू कत्ल करो हो कि करामात करो। कभी चुनाव लड़ने का मन किया? राज्यसभा में तो आ गए बड़े आराम से, चलिए पार्टी नेता सभी आपको पसंद करने लगे, आपका वक्त, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपकी जानकारियां बहुत अच्छी हैं, तो पार्टी को लगा कि चलो एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ हमारी बात रखेगा। लेकिन आपको कभी लगता है कि चुनाव लड़ने जाएं? अब मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, थोड़ा चुनाव को लेकर के, और जब मैं देखता हूँ लोगों को किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है, तो थोड़ा सहम सा जाता हूँ। हालांकि पार्टी तय करेगी तो आगे लड़ लेंगे, लेकिन सहम जाता हूँ। आपके भाषण में गहरी संवेदनशीलता है। जब वो बोलते हैं तो टीवी पे तो जो दिखते हैं वो दिखते हैं, लेकिन रील्स में हमेशा वायरल होते हैं। ट्विटर पे आते हैं तो ट्रेंड करते हैं, लेकिन इंस्टा रील्स में जेंजी के भी बड़े फेवरेट हैं। जी, आज हमारे साथ हैं आरजेडी से सांसद मनोज झा जी। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत। एक आप जब भाषण देते हैं तो एक संवेदनशीलता झलकती है। कल या परसों आप आशा वर्कर्स पे भाषण दे रहे थे, उसके पहले आप और भी कई विषयों पे आपने भाषण दिया या अपनी बात रखी है। एक जब मैं आ रही थी तो जब मैंने उसने बताया कि मैं मनोज झा जी के पास जा रही हूँ आज इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो ठाकुर वाली कविता से शुरुआत करवाइएगा कि ठाकुर की ज़मीन, ठाकुर का कुआं, वहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि उसका भी दिल रह जाएगा, और उसके बाद अपनी बातचीत शुरू करेंगे। देखिए, उस कविता का पाठ करूं, वो एक खास संदर्भ में किया था। और वो कविता क्या है ना कि कई लोग जो रिएक्ट कर गए, ज्यादा लोग नहीं, जो कई लोग जो जिसमें react आपने किए। भी खुद को ठाकुर कहा। हाँ, मैंने स्वयं को कहा, क्योंकि एक देखिए डोमिनेंस की एक प्रवृत्ति, उसको आप किसी नाम से कह लीजिए, ब्राह्मणवाद कह लीजिए, एक प्रभुत्ववाद कह लीजिए, कोई भी वाद कह लीजिए, और वो कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई थी। उस कहानी से प्रेरित होकर के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने वो कविता लिखी, और उस कविता का पाठ मैंने उस संदर्भ में किया था जब मैं वकालत कर रहा था कि वुमेन रिजर्वेशन में आपको अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वुमेन के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन अगर नहीं होता है ना, तो प्रभुत्व की राजनीति डोमिनेट करती रहती है। तो उस संदर्भ में मैंने वो बात कही थी, और अननेसेसरी उसका बावेला मचा। लेकिन अब इस देश के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। अगर मैं पेरियार की सच्ची रामायण पार्लियामेंट में पढ़ चुका हूँ, पुरानी संसद में सच्ची रामायण को लेकर के उतना प्रतिकार नहीं हुआ, लेकिन दिनों दिन आपका पेशा हो या मेरी बातें हों, मेरी क्लासरूम एक ओपन जगह हुआ करती है अभी भी, इतने परिवर्तनों के बावजूद। तो मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान और मेरी बातचीत का तरीका मुझको आज तक के मेरे छात्रों ने और मेरे शिक्षकों ने उसको संवर्धन किया है। कोई कमी है तो शायद चूक रही हो, लेकिन इसी तरह मैंने अपने काम को अभी तक देखा है, और आगे भी उम्मीद है कि यही कर पाऊँ,
क्योंकि इतिहास के बासी पन्नों में उलझ करके हम कोई कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बाबर या औरंगजेब या राणा सांगा या सम्राट अशोक या हर्षवर्धन आकर के बेरोजगारी की समस्या खत्म नहीं करेंगे। हमें तात्कालिकता पर जो हमारे मौजूद है, जो सवाल हैं, उस पर संवाद कैसे हो, उसी संदर्भ में कोई कविता हो, कोई कहानी हो, कोई नॉर्मल सी बातचीत हो। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, अक्टूबर में हो या सितंबर में डेट फाइनल हो या नवंबर में हो जाए। आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक गई पार्टी कि वो दूसरे पायदान पे चली गई और पहले पायदान पे? नहीं, देखिए, हम नहीं चूके, हमारी व्यवस्थाएं चूकी हैं। आपको स्मरण हो, जब नीतीश जी की अंतरात्मा कई दफ़े जाग जाती है, फिर सो जाती है, लोरी सुने बगैर सो जाती है, तो 15 में जागी, हमारे साथ आए, हमने सरकार बनाई। बड़ी पार्टी थी नीतीश जी के नेतृत्व में ही, लेकिन लालू जी और तेजस्वी जी दोनों का निर्णय था। फिर 22 में, मैं इसलिए इसको थोड़ा पृष्ठभूमि बता देता हूँ, 22 में जब नीतीश जी और उनके लोगों ने ये कहा कि हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, साथ आ जाइए, हमें मदद करिए, तो तेजस्वी जी एक बार दूध के जले थे। उन्होंने कहा, सुनिए, मैंने बिहार के युवाओं को नौकरी प्रॉमिस की थी, 10 लाख, मेरी सरकार 7-8 सीट से नहीं बनी, तो मुझे नौकरी में फ्री हैंड चाहिए। नीतीश जी ने दिया। बहरहाल फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तब तक वो 3 इंडिया की बैठकों में शामिल हो चुके थे जी। उसके गठन में भी लालू जी की, तेजस्वी जी के साथ उनकी भूमिका थी। तो जब विश्वास का प्रस्ताव आया था विधानसभा में, अचानक से हमारे 4 विधायक ट्रेजरी बेंच पे जाके बैठ गए। मैं क्यों कह रहा हूं व्यवस्था का प्रश्न? एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत स्पष्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट को लेके, एफिलिएशंस को लेकर के। स्पीकर साहब को लगातार दरखास्त दी गई, अपील पे अपील की गई, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। तो ये हम सेकंड लार्जेस्ट क्यों हो गए, उसको समझने के लिए हम सबको ये सोचना होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर स्पीकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या वो राजनीति के संकीर्ण दायरों में दलीय हित को सोचते हैं, तो आप किसी भी पार्टी को छोटी पार्टी बना सकते हैं। और ये मैं आपके माध्यम से सब लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि क्या ये व्यवस्थाएं उचित हैं, या एंटी डिफेक्शन लॉ में ऐसी व्यवस्था हो कि कोई अगर पार्टी छोड़ना चाहे तो 6 वर्षों के लिए वो अगला कोई चुनाव ना लड़ पाए, तो शायद हम जो जनता का मैंडेट है उसको सुरक्षित रख पाएंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि 6 वर्षों तक अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहे तो वो कोई चुनाव न लड़ सके या कुछ ज्वाइन न कर सके, लेकिन ये तो दल बदलू नीति तो मतलब कई सालों से चली आ रही है और हर चुनाव के पहले बड़े बड़े नेता। इसलिए कह रहा हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ के स्पिरिट का अगर हमें सम्मान करना है तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होंगी। क्योंकि देखिए, आप जनता के बीच गई, आपका सिंबल था ए को वोट दिया लोगों ने, आप जीतने के बाद बी में चले गए, तो जनता तो ठगी गई ना। तो जनता को ये मौका क्यों ना मिले कि वो पुनः एक बार वहां चुनाव हो और उनको पार्टी छोड़नी पड़े। मतलब वो 6 साल नहीं लड़ेंगे, अगर जनता फिर भी बी को वोट देती है तो मान लेंगे। तो आपका ये मानना है कि अगर ये अदल बदल वाली जो चीजें चलें तो उस पर एक कड़ा प्रबंध होना चाहिए, जो कि राजीव गांधी ने भी, मुझे जितना याद आ रहा है, उन्हीं के समय में आया था, उन्हीं के समय में आया था, बाद में फिर अमेंडमेंट हुए। और आज तो अब, पहले हम लोग कहते थे ना कि हॉर्स ट्रेडिंग, अब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है, पूरा का पूरा अस्तबल ही ले लिया जाता है, 1-2 घोड़ों से नहीं, घोड़ों की पूरी जमात को आपने अस्तबल के साथ ही उठा के ले लिया। तो जहां एक एमएलए हैं आपकी पार्टी के, वहां भी सरकार आपकी। तो ये आप किसकी तरफ इशारा कर? अब इशारा और इरादा दोनों साफ है। बिहार में फिलहाल आपको क्या लग रहा है? इफ्तार पार्टी पे भी घमासान मचा हुआ है। इफ्तार मतलब ईद का समय है, कल ईद होगी या जब भी चांद दिख जाए,
लेकिन इफ्तार पार्टी के बहाने आपको क्या लग रहा है कि पार्टी जो है, सारी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि अफ्तार को सियासत से दूर रखा जाए। जी। हमारी पार्टी चुनाव जिस साल नहीं होता है, चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, हम कंसिस्टेंट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवतार, मकर संक्रांति का भोज लालू जी का नामी है पूरे बिहार में, जी। छठ और अवतार, ये चीजें ऐसी हैं जो जोड़ती हैं लोगों को, तोड़ती नहीं है। अब अगर नीतीश जी ने अवतार दिया, उनकी पार्टी ने उनके आवास पे संभवतः, और संगठनों ने कहा कि हम इसमें नहीं जाएंगे, तो ये उनका प्रेरोगेटिव था। उनके निर्णय को सवाल जिस तरह से लोग कर रहे हैं वो उचित नहीं है। हम एक ऐसे कालखंड से गुजर रहे हैं ना, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। अब आपने जो पूछा वक्फ बिल का ही देखिए, जिस तरह से जेपीसी कंडक्ट की गई, जेपीसी की एक गरिमा होती है, उसका एक मर्म है, और अगर आप उस मर्म का स्वागत नहीं करते हैं, उसके लिए सम्मान नहीं रखते हैं, तो सारी चीजें बेमानी है। और उस संदर्भ में उन संगठनों को लगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा फिर क्या फायदा कि हम रोजा आपके यहाँ जाके क्यों खोलें, जब रोजेदार या इस पूरे कम्युनिटी के लिए आपके जहन में कोई चिंता नहीं है। तो उस संदर्भ में, इसलिए इसको मैं सियासत, हमारे दल के संदर्भ में कहूँगा कि सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे पूर्णिया में तेजस्वी जी ने कहा कि इच्छा थी कि लालू जी पटना में बहुत बड़ा आयोजन करते थे, उन्होंने कहा कि यहाँ 1000, 1500, 2, 5000 लोग आते हैं, क्यों ना मैं पूर्णिया जाऊँ, ताकि सीमांचल का एक बड़ा हिस्सा उस अवतार में है और मैं सबसे मिल भी पाऊँ। और वो कोशिश फलीभूत हुई। लेकिन उसी भाषण में और उसी पार्टी में तेजस्वी ने कहा इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। देखिए, आपको लगता है ये जरूरत मेरी थी? समझ में नहीं आता, मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ। जी। हम सब लोग एक ऐसे परिवेश में पले बढ़े हैं ना, इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की, ईद की राम राम लोग कहते थे, ईद की राम राम या जय राम जी की। हमें ये सोचना होगा, इंशाअल्लाह ये रचा बसा है। मतलब मैं जामिया में रहा हूं भाई, 8 साल शुरुआती अपने करियर के मैंने जामिया में पढ़ाया, तो वहां की कई सारी रवायतें मेरे अंदर आ गई। किसी बात पे ये कहना कि बिस्मिल्लाह करो, ये चीजें आपस में झगड़ती नहीं थी। अब तो ये मुश्किल हो गई है। मैंने दिवाली की मुबारकबाद किसी को दी, मुबारक क्यों, शुभकामना क्यों, हमने शब्दों को बांट दिया। अब वो दिन दूर नहीं ना, जब गेहूं की बालियों को हम बांटेंगे। ये मुसलमान वाली बाली है, ये हिंदू वाली बाली है, ये भैंस मुसलमान है, ये भैंस हिंदू है। हम जा कहाँ रहे हैं, ये इंशाअल्लाह पे नहीं सवाल है, हमारी यात्रा पे सवाल है। चलते चलते उल्टे पांव की यात्रा में हम कहाँ पहुंच गए। तो आपको लग रहा है कि बिहार के चुनाव में MY जो समीकरण की बात हमेशा से तेजस्वी जी करते रहे और RJD का एजेंडा भी रहा है, और मैं खुद बिहार से आती हूँ, तो वो अब आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप लोग जात पात से अलग हट के काम करेंगे? आप मुझको एक बयान दिखा दीजिए MY। देखिए, ये क्या है ना कि लालू जी अपने दौर में भी मीडिया के साथियों से उनका बहुत दोस्ताना संबंध रहा। कभी किसी के प्रति जिसने खूब लिखा उसी को सुबह बुला करके चाय और नाश्ता करवाया, दिल में कुछ नहीं रखते। गरीबों के नेता थे लालू जी। आप वोटिंग पैटर्न देखिए, MY कभी हमने नहीं कहा। मतलब आपने परसेप्शन बनाने की कोशिश की एक समूह ने। आप वोटिंग पैटर्न देख लीजिए, तब भी जब हम बुरी तरह हारे और तब भी जब हम बहुत अच्छी तरह जीते, हमें तमाम जाति वर्गों के वोट मिले, कम ज्यादा। मतलब 2095 तक की तो बात ही छोड़ दीजिए, इवन 2010 के बाद 15, 20 आप वोटिंग देखिए। अगर सिर्फ MY का वोट होता तो हम सिर्फ महज 7-8 सीट से लूज करते पिछला विधानसभा चुनाव। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हमारे साथी लोग, साथी ही कहूँगा, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, उनको ये बात पचती नहीं है कि कैसे एक इतनी कम उम्र का लड़का
इतने धुरंधरों को 2020 का चुनाव याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने लगभग डेरा डाल दिया था। मतलब वही बाकी केंद्रीय तेजस्वी मंत्रियों ने भी बहुत मेहनत की थी। मेहनत की, अकेला जी अकेला मैं कह रहा हूँ, जी बिल्कुल। लालू जी नहीं थे उपलब्ध, अकेले। और ये तो बता दिया। अभी भी मैं कह रहा हूं बिहार में लंबी लकीर उन्होंने खींच दी है। लाख लोग कोशिश करें धार्मिक ध्रुवीकरण की, जातीय ध्रुवीकरण की, मामला है आर्थिक सबलीकरण पे बात हो, आर्थिक न्याय पे बात हो, सामाजिक सबलीकरण पे बात हो, सामाजिक न्याय पे बात हो। वो जो माई बहन मान योजना पूरी प्रतिबद्धता से सोच समझ करके वो लाए। बिजली, सबसे महंगी बिजली है बिहार में। बिल्कुल। एक मध्यम वर्ग का आदमी भी परेशान है, उसको रिलीफ कैसे मिले? सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन वही है, और सबका रिश्ता आपस में है। बाढ़, सूखा, जिसको हम कहते हैं ना कि बंटवारे के बाद जब झारखंड अलग हुआ तो धूल धूप वर्षा के अलावा बिहार में कुछ नहीं रहा, बचा। तो पलायन उससे पैदा होता है। तो उनकी पूरी कोशिश है, जो मैंने कहा कि नौकरी का फ्रंट उन्होंने नीतीश जी से लिया और प्रक्रियाधीन की, 5 लाख नौकरियां मिली, वही एजेंडा हमारा होगा। और उस एजेंडे की काट हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को नहीं आ रही है, तो कोशिश करेंगे अपशब्दों का प्रयोग, अशोभनीय भाषा का प्रयोग, पुराने केसेस को खुलवाने का प्रयोग, तो हम सब के लिए तैयार हैं। तो महागठबंधन वहाँ पे कहाँ आपको नजर आ रहा है कि क्या आप लोग कांग्रेस के साथ वहाँ पे रहेंगे, या गठबंधन की बात अगर करें तो? मुझे स्पष्ट तौर पे आपसे कहता हूँ, ये सवाल दिल्ली की मीडिया को ज्यादा परेशान कर रहा, हमें नहीं, क्योंकि हम हकीकत जानते हैं, तेजस्वी जी जानते हैं, हमारा दल जानता है, हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं, CPI-ML है, CPI है, CPM है, कांग्रेस है, और ये सवालिया निशान इस पर लगाने की उसी तरह की कोशिश है कि परसेप्शन में ये बताओ कि अरे नहीं, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। मैं पार्लियामेंट घुसता हूँ तो मैं मान के चलता हूँ एक सवाल ये जरूर आएगा। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि जो अभी इफ्तार की पार्टी हुई उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया, ना वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष। आपको याद है जी कि जिस दिन इफ्तार की पार्टी हुई उसी दिन कांग्रेस की यहाँ बिहार पे बैठक थी। सब लोग शाम की फ्लाइट, इफ्तार कब होती है? शाम को 5:50-55 बिहार का टाइम है। जी वो लोग सब दिल्ली की फ्लाइट में थे, उनके 2-3 विधायक आए थे। अब विधायकों को बड़ा नेता ना माना जाए, ये पता नहीं कहाँ पर ये पैमाना या तराजू चलता है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये हकीकत है। और एक चीज हमेशा लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, लालू जी और सोनिया जी का रिश्ता इस गठबंधन की एक तरह से बुनियाद भी है, और उस रिश्ते में रिसना आज तक नहीं हुआ है। नहीं, मेरा तो सवाल इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हरियाणा में हमने देखा कांग्रेस के साथ जब केजरीवाल जी का गठबंधन नहीं हुआ तो किस तरह जीतती जीतती चुनाव कांग्रेस हार गई। फिर दिल्ली का चुनाव हम लोगों ने देखा, वो जो थोड़े बहुत वोट के मार्जिन थे जिसकी वजह से ये हार हुई। इसलिए मुझे लग रहा है नहीं, कि मैं आपको यहाँ करेक्ट करूं, जी केजरीवाल जी और कांग्रेस का रिश्ता वो न्यूली डिस्कवर्ड था, अगर आप देखें। जी बल्कि ऐसा था कि दिल्ली में लोकसभा मिलके लड़े, पंजाब में अलग अलग लड़े। बिल्कुल। और लालू जी, सोनिया जी या राजद और कांग्रेस के रिश्ते को आपको देखना होगा तो इतिहास में तकरीबन 20-22 बरस पीछे तक जाना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी। और आपको वो जो बुनियाद है ना, उसकी जो सीमेंट है वो उस तरह की नहीं है जैसे अरविंद जी के केस में और आम आदमी के केस में था। इसलिए ये दो अलग प्रतिमान हैं और दोनों की तुलना मुझे लगता है कि संभव नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि आरजेडी की जो विचारधारा और युवाओं के लिए जो उसका संदेश हमेशा से रहा है, और तेजस्वी के आने के बाद जो चीज़ें बदली हैं, लालू यादव का एक एरा था, राबड़ी जी का एरा था, और अब तेजस्वी यंग फेस की तरह, मतलब एज अ CM भी उनको देखा जाने लग गया था, बीच में डिप्टी CM तक तो वो पहुंच ही गए थे। अब क्या लग रहा है कि वो जो राजनीति का दौर वो वाला था जो आपने लालू जी के समय देखा, या पुराना वाला जो था, वो अब कितना विचारधारा बदल रही है? वो जो दोस्ती वाला एक पैगाम होता था, जो आपने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, वो चीज़ें कितनी बदलती हुई नहीं, आपको मैं नजर आपको आई? एक चीज कहूँ, हर दौर की अपनी चुनौती होती है। जी
लालू जी जिस दौर में आए तो उन्होंने कर्पूरी जी की धारा को एग्जीक्यूशन तक ले जाने का काम किया। एग्जीक्यूशन, कर्पूरी जी की धारा एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंची थी, आइडियाज खूब जनरेट किया था। और मैं बार बार कहता हूं, इसको अतिशयोक्ति मत मानिएगा, क्योंकि इस पर काम हुआ है, कई लोगों ने काम किया है डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से। लालू जी के बाद कोई भी दल, चाहे बिहार हो या उत्तर भारत के अन्य राज्यों, वो उस बदलाव से अछूता नहीं रहा। कल्पना कीजिए अगर लालू जी, मुलायम सिंह यादव, कांसीराम या पूरी ये सबाल्टर्न राजनीति ना होती, क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए बीजेपी का लीडर बनना आसान होता? बिल्कुल नहीं होता। आप बीजेपी के मध्य प्रदेश में प्रयोग देख लीजिए, पहले के और अब के। तो ये जो धारा बदली है ना, इस धारा की अपनी चुनौतियां हैं। सामाजिक न्याय खारिज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मंजिलें हासिल होने बाकी है। लेकिन आय के असमान वितरण ने, क्योंकि आय का असमान वितरण आज जिस स्तर पर है, आज से 30 वर्ष पूर्व इस प्रकार का नहीं था। तो आपको आर्थिक सामाजिक का एक समन्वय करना होगा, और वही तेजस्वी जी की पूरी कोशिश है। तो उसको मैं बदलाव नहीं मानता हूं, वो एक निरंतरता है, निरंतर है। सामाजिक न्याय का ऐसा नहीं है कि सामाजिक न्याय ठहर गया और आर्थिक न्याय शुरू हुआ। वो दोनों एक साथ चीजें चल रही हैं, और उसी का प्रकटीकरण, उसी को शब्द और भाव देने का काम वो या तेजस्वी जी की पॉलिटिक्स या उनका ब्लूप्रिंट या उनका मैनिफेस्टो करता है। लोग कहते हैं कि आरजेडी के थिंक टैंक तो आप ही हैं। देखिए, एक ये भी गलत फहमी लोगों को दूर होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थिंक टैंक से नहीं चलती है। हमारे दल में कई और लोग हैं, बल्कि जिला संगठन से लेके आपके आने से पूर्व मेरे एक जिले के अध्यक्ष आए हुए थे एक विधायक के साथ। उनको जितनी क्लैरिटी थी कई विषयों पर, मुझे नहीं है। तो कई लोगों को, लीडरशिप का काम होता है सबको सुनना। और मैं लालू जी के साथ भी काम किया और तेजस्वी जी। मैं एक चीज कहता हूं कि तेजस्वी जी उस प्रकार के लीडर हैं कि हर तरह के भी, कई दफा परस्पर विरोधाभासी विचारों को सुनते हैं। जैसे कि इशू ए पे मनोज झा की ये राय है, फलाने की अलग राय है, चिलाने की अलग राय है। उन्होंने सुना, अपनी बात रखी और फिर समन्वय किया। इसलिए मैं कहता हूं कि वो चीज महत्वपूर्ण है। ये थिंक टैंक वगैरह ऐसा मुहावरा है ना कि किसी को चाणक्य बोल दो, ओवररेटेड ये सारी चीजें होती हैं। मतलब हाँ, मैं इसको लाइटर वेन में कहता हूं कि बीजेपी चार चुनाव अगर जीत जाए तो चाणक्य फलाने हैं, और हम सब जानते हैं किसको चाणक्य कहा जाता है। 2 चुनाव हार गए तो चाणक्य गायब। तो ये पता नहीं, कभी कभी लगता है मुझको कि इतिहास में सचमुच कोई चाणक्य था, या एक आवरण के तहत तमाम चीजें छुपाने की कोशिश होती है। तो ये मतलब शब्दावली, ये मुहावरे मायने नहीं रखते। अच्छा, ये जो बिहार के चुनाव पे फिर से आती हूँ, क्योंकि आप सांसद भी वहीं से आ रहे हैं। क्या रणनीति होगी, और कि अभी से जो अभी तो काफ़ी महीने हैं, और अभी से जो तेजस्वी जी बहुत सारी योजनाएं, बिजली फ्री की बातें, ये सब करने लग गए हैं, आपको लग रहा है क्या कि केजरीवाल की तरह वो भी थोड़ी हड़बड़ाहट में है? नहीं, आपको मैं पहली बात एक कहूंगा, भाई बड़ी अच्छी एक किताब पढ़ी है, उस हिस्से में रखी हुई कमरे के, लेकिन मैं दिखा देता कमरे। रितिका खेरा हैं, आईआईटी में है यहाँ। उन्होंने किताब लिखी है रेवरी या हक, वेल रिसर्च्ड किताब है। इस देश में जिसका कमिटमेंट है वेलफेयर, मैं कह रहा हूं वेलफेयर, और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लेके फंडामेंटल राइट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका अगर आप जिसको ट्रांसलेट करें जमीन पे, तो उसका मतलब होगा कि लोगों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी रिलीफ दी जाए। तो इसके लिए जो ये केजरीवाल मॉडल या प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कह देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया है कि ये हक और एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट है अपने सिटीजन के साथ, अपने नागरिकों के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट की अनदेखी बेईमानी है, इस कॉन्ट्रैक्ट से कमिटमेंट इंसाफ है। उस संदर्भ में उन्होंने, चुनाव बहुत दूर थे जब उन्होंने माई बहन मान योजना की बात की, और वो कैसे पैदा हुआ, जब आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण वहां का जातिगत आधार पर आया, तो जो हकीकत थी रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। आज नीतीश जी और बीजेपी चुप है, बल्कि कोर्ट में प्रॉक्सी तरीके से उसको
रखवाने की कोशिश भी की गई, पहले हाई कोर्ट में, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में, और राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी है, लेकिन ये चुनावी ही नहीं है, ये कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है, इसलिए इसको फलाना मॉडल ना कहा जाए। तो उसी संदर्भ में उन्होंने माई बहन मान योजना, 2,500 रुपये प्रति माह, 200 यूनिट बिजली निःशुल्क, फिर वृद्धा पेंशन उन्हें सोच के देखिए, या दिव्यांग पेंशन जो है 400 रुपये। हाँ, मैं अभी उसी पे आने वाली थी। अब 400 का मतलब होता है 13 रुपया प्रतिदिन। 13 रुपये में क्या कर सकते हो आप? मतलब अगर महीने भर का माचिस लोगे तो 13 रुपये चलेगा। तो उस संदर्भ में उसको ज्यादा नहीं, चौगुना करने की, ताकि थोड़ा एक सेंस ऑफ रिलीफ हो। और एक बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार युवाओं की है, उनके लिए जब वो डोमिसाइल की बात करते हैं तो सोच के किया। ऐसा नहीं कि डोमिसाइल पॉपुलर डिमांड है, नहीं भाई, क्योंकि वहाँ के लोगों का हक होना चाहिए। नौकरी बिहार में उद्योग नहीं है, उस पर अलग तरीके से काम होना है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग नौकरियां हैं उसको कैसे फिलअप किया जाए। आप स्वास्थ्य विभाग देखिए, हेल्थ कार्डर बना के आए थे जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे, तमाम चीज़ें अटकी पड़ी। तो उन चीज़ों की बात करना सिर्फ सियासत नहीं है। और अगर हाँ ये सियासत है, क्या पूरे देश में यही सियासत ना हो? मतलब औरंगजेब, राणा सांगा, बाबर, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक में उलझना बेहतर, या रोजगार की बात करना बेहतर, सामाजिक न्याय की बात करना बेहतर, आर्थिक न्याय की बात करना बेहतर? लेकिन शिक्षा में हम लोग पिछड़ते चले गए। बिहार एक समय में रीढ़ कहा जाता रहा। मुझे याद है जब मैं बच्ची थी और हम लोगों को किताबें पढ़ाई जा रही थी तो वहाँ पहली लाइन होती थी, बिहार जो है वो देश की रीढ़ है। वो क्यों खो गया? मुझे ये एक प्रोफेसर देखिए, साहब से अब मैं जरूर एकदम जानना है। आपको जी, बता जी, रहा हूँ। जी, मैं आपको बताऊं, जी, बिहार में जो भी विश्वविद्यालय खोले गए, मतलब 50-60 के बाद, वो सारे विश्वविद्यालय किसके दौर में खोले गए? लालू जी के दौर में। इन्होंने एक विश्वविद्यालय ऐड नहीं किया, एक आध अभी 4 साल 5 साल पहले। मैं 89 में आया, लालू जी तो नहीं थे। पटना यूनिवर्सिटी में मेरा सेशन लेट था। उसमें तो जेन्युइनली सेशन लेट होते थे। सेशन लेट होते थे जी बिल्कुल। उसकी वजह से मैंने 1.25 साल गवाया, लेकिन मैं बिहार से यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि फिर अगर मैं कंटिन्यू यहाँ करता हूँ तो ये तो तब तो लालू जी नहीं थे। देखिए, कुछ चीज़ें सिस्टमिक प्रॉब्लम है बिहार की, उसको एड्रेस करना होगा। अभी जब हम 17 महीनों के लिए थे तो मुझे याद है तेजस्वी जी का पहला ये था, सेशन रेगुलर करना है। हमारे शिक्षा मंत्री जी कीन थे। अब आइए दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, बिहार, और मैं इस बात में आपको कहूँगा कि मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा हूँ, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के रूप में देखा गया, और पूरे देश की सरकारों को ये सूट करता था। इसलिए आप देखेंगे कि कैपिटल क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात में इंटेंस इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, किसी की भी सरकार रही हो, बिहार के हिस्से में कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस रूप में नहीं आया। तो मैं हंसते हुए ही कहता हूं, पीड़ा ये बताई है पार्लियामेंट में भी कि हमें देखो ना, ट्रेन के नाम भी कैसे मिलते हैं, जनसाधारण, श्रम शक्ति, श्रमजीवी, गरीब रथ, मतलब ये लेबर सप्लाई चेन को सुनिश्चित करें। और अरविंद नारायण दास ने बहुत पहले लिखा था कि बिहार मनी ऑर्डर इकोनॉमी में तब्दील हो गया। और उनकी एक किताब थी रिपब्लिक ऑफ बिहार, पता नहीं प्रिंट हो रही है कि नहीं अब, उसमें जो पीड़ा थी। और मैं इसमें कहूँगा कि एक युवा नेता के रूप में तेजस्वी जी प्रतिबद्ध हैं कि ये हकीकत हम बदलेंगे। और इसलिए हम जब बार बार कहते हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, तो हम खैरात नहीं मांगते हैं, और सरकार को भी कहते हैं कि बिहार की तरक्की के बगैर आप देश के तरक्की की इबारत लिख ही नहीं पाओगे, आप चूक जाओगे। लेकिन अभी आपने बोला कि किस तरह से हमारे स्टेट को मनी ऑर्डर वाला स्टेट कहा गया, लेकिन लालू जी जब थे तो उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला। वो आपको नहीं लगता कि वो एक हमारे... मिनट मैं बता रहा हूँ, जी, ये भी बहुत एक ऐसा इशू है। किसके लिए खोला था? वंचित समाज के लिए। बाकी स्कूल बंद करके नहीं खोला था। ऐसे लोग जो अपने पेशे से फ्री नहीं हो पा रहे थे, उसको उस जगह पर
बेसिक एजुकेशन, मौलिक चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। तो मतलब रिडिक्यूल करना बड़ा आसान है, चरवाहा विद्यालय का खोल दिया, लेकिन सच में अगर आप देखें कि उनका जो कमिटमेंट था, जैसे उन्होंने कहा ना, पढ़ो या मरो, पढ़ना होगा। और पढ़ना क्यों? पढ़ना सिर्फ नौकरी नहीं, लिबरेशन, दिमाग लिबरेट होना बहुत जरूरी है। आज देखिए आप, देश के स्तर पर भी मैं देखता हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, हालांकि दुर्भाग्य है कि पार्लियामेंट में कभी डिस्कस नहीं हुआ, लिबरेशन के आख्यान उसमें नहीं है, वो प्रस्तावनाएं नहीं है, और वो कोशिश होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। अब आपसे वो थोड़े चटपटे वाले सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले, जब आप राज्यसभा में बोलने जाते हैं तो वो कैसी तैयारियां होती हैं कि आप हमेशा रील में कन्वर्ट हो जाते हैं और जेनजीज आपको बहुत सुनते हैं या न्यू जनरेशन बहुत सुनती है? कोई मीडिया हाउस ऐसा नहीं है कि जब आप भाषण दे रहे हो तो आपको सुना ना जाए, चाहे वो अपोजिशन हो। इवन धनखड़ साहब भी आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं, मैं अभी सुनती खुद भी आ रही थी, उनको देख के आपको कुछ भ्रष्टाचार वाली आप एक कोई बात कर रहे थे, है ना? तो आप वो किस तरह की तैयारी करके जाते हैं कि आप बिल्कुल आते हैं और छा जाते हैं? नहीं, अब छाने के दो तो पता नहीं, वो तो सुनने वालों का क्रेडिट है, मेरा हाँ, नहीं जी। है। लेकिन मेरी बेसिक ट्रेनिंग टीचिंग में हुई थी। और बताऊं, जब मैंने टीचिंग शुरू किया था तो मेरे जहन में एक चीज थी कि मैं क्लास में नोट्स लेके नहीं जाऊंगा। और अगर ले भी गया ना तो पॉइंट्स रहेंगे सिर्फ, कि एक, मुझे इसको इलैबोरेट करना, दो, इसको इलैबोरेट करना। मेरे कुछ शिक्षक थे जिनको मैं देखता था कि पीले पड़ गए कागज से पढ़ाते थे और बहुत बोरिंग लगता था। आई बॉल कांटेक्ट जब तक ना हो तो ऑडियंस को, यानी आपके स्टूडेंट्स को भी, आपको भी मजा नहीं आता। आई बॉल कांटेक्ट के लिए जरूरी है कि आप स्क्रिप्ट ना फॉलो करें। मैं कोशिश करता हूं कि जितनी तैयारी करनी है घर पे कर लो, और वहां कई चीजें एक्सटेम्पोरे हो जाती हैं। तैयारी करके गए लेकिन वहां का माहौल देखा तो लगा नहीं ये, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कोविड का स्पीच बहुत उसको लोगों ने सराहा क्योंकि सबकी पीड़ा थी। हमने भी अपने दोस्त खो दिए थे, अपने स्टूडेंट्स खो दिए थे। पार्लियामेंट के 2 मेंबर्स दुनिया से चले गए, एक तो बहुत ही कम उम्र के थे। तो उस दिन जब सदन में बहस हुई ना, तो मैंने गंभीरता का अभाव देखा चारों तरफ। उस दिन पीड़ा हुई। मैंने जो लिखा हुआ था, मैंने खूब अखबारों में लिखा था कोविड के दौरान, मैंने कहा ना, मैं रिटर्न स्क्रिप्ट पर नहीं जाऊंगा। और जब मैं बोल रहा था तो मेरे जो दोस्त या जानने वाले दुनिया से गए थे, उनकी शक्लें मेरे आगे घूम रही थी। आज भी रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो ये मूलतः मेरे हर स्पीच के साथ रहा। और मैं नॉर्मली उन्हीं विषयों पे बोलता हूँ जिस पर दिल लगता है। आपको जैसे कोई एक ऐसा बिल है जिसमें मुझको तकनीकी चीज़ें मैं कह सकता हूँ, तो महज तकनीकी चीज़ के लिए नहीं, जिससे कि एक व्यापक जन सरोकार को एड्रेस कर सकूँ, वो कोशिश करता हूँ। बाकी लेकिन जब बिहार की बात आती है और जब मोदी जी की बात आती है, शाह साहब की बात आती है या कांग्रेस की बात आती है, तो आप जो है मोदी और शाह के पीछे तो पड़ जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के मामले में बहुत बार चुप्पी साध लेते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, कई बार कांग्रेस को भी कहा है, इसलिए नहीं, जब मैं इतिहास की बात करूंगा तो कई चीजें ऐसी आएंगी जहां पे, जैसे इमरजेंसी को तो डिफेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल। इंदिरा जी ने खुद भी डिफेंड नहीं किया। वो इंग्लैंड गई थी तो उन्होंने वहां एडमिट किया कि ये नहीं होना था। तो कई ऐसे विषय होते हैं, जैसे जब मोदी जी, अमित शाह जी नेहरू जी को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन मुझे चोट पहुंचती है, क्योंकि मेरा मानना है गांधी, नेहरू, अंबेडकर, आज़ाद साहब या सरदार पटेल किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, नेशनल हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स हैं। जैसे ताजमहल है, लाल किला है, गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, जितने भी आप सोच सकते हैं मॉन्यूमेंट्स, ये मॉन्यूमेंट्स, इन पर अगर आप बिना मतलब के आरोप लगाएंगे, और मैंने हाल के एक में कहा था कि वो दौर था, जिंदा लोग थे, डिफरेंसेस थे,
डिफरेंसेस ना हो तो आदमी आलू गोभी हो जाए। डिफरेंस क्या था? दुनिया को देखने का अलग नजरिया। एक रूप नजरिया होगा ना तो समाज ठहर जाएगा। अब मैंने एक दिन कहा था पुरानी संसद में, मैंने कहा गृह मंत्री जी, आज से 25 साल बाद कोई बैठेगा और कहेगा फलानी चीज पर आपका और मोदी जी का अलग विचार है, तो कैसा लगेगा आपको? ये काउंटर फैक्चुअल इसको कहते हैं हिस्ट्री में, कि आगे जाके सोचना कि पीछे ये ना हुआ होता तो क्या होता, इन चीजों में जाया करने का वक्त नहीं है। तो कई ऐसे मौके आते हैं, जैसे मैं कई कानून देख रहा हूँ, यूएपीए वगैरह, इसमें से कई फाउंडेशन कांग्रेस के दौर में रखे गए थे, लेकिन इसको उन्होंने और इस तरह के आवरण पहना दिए हैं कि एक आम नागरिक महफूज नहीं महसूस करता। तो आपको लग रहा है कि यूएपीए है या 370 का हटाया जाना वो ठीक नहीं था? नहीं, 370 को लेकर देखिए, हटाया जाना आपकी मेजॉरिटी थी, लेकिन 370 हटाने के साथ साथ आपने स्टेटहुड खत्म कर दिया। और 370 को लेकर के भी जिस तरह आपको जिस तरह की कश्मीर की स्थिति थी, मैं आपको क्या स्थिति थी, आतंकवाद इतना ज्यादा, नहीं, वो मैं देखिए, आतंकवाद से आप डील कर रहे थे। मैं आज तक, मैं आपको कहूं, एक कष्ट में हूं जी, कि जब पुलवामा हुआ आज तक रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है। हुज फेलियर वाज इट? वी डोंट नो। एक दिन श्रद्धांजलि दी, माल्यार्पण किया, क्या हम इतिश्री कर लें? आज भी रूह कांपती है कि वो रिपोर्ट गुम कहां हुई। खैर, मैं आपको जो कह रहा था, आप हिस्टोरिकली देखिए, 370 घिस चुका था, एक सिर्फ मनोवैज्ञानिक पुल के रूप में बचा था। एक एक देख लीजिए डेवलपमेंट, पॉलिटिकल हिस्ट्री का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का इंडिया का घिस चुका था। चलिए, स्टेटहुड खत्म कर दी। ये तो किसी स्टेट के साथ हो सकता है ना कल को। हर स्टेट के अंदर ये डर बैठा हुआ है कि जब मर्जी होगी हमारा स्टेटहुड निकाल ले लिया जाएगा, यूटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इन चीजों के संदर्भ में मैंने ये कहा था। अब आपके यूथ इस देश के, और खास करके एक समुदाय से आने वाले, ईमानदारी से कहूं, बिना ट्रायल के जेल में है। क्या ये एक डेमोक्रेटिक देश के बारे में और महासागर वाले चरित्र वाले देश के बारे में ये सही टिप्पणी है? भीमा कोरेगांव, मैं जानबूझ के ये मुकदमे आपको कह रहा हूं, वो है क्या? वो स्मृतियों की लड़ाई है। दो अलग अलग तरह की स्मृतियां। राज्य को वस्तुनिष्ठ आधार पर उसमें जाना चाहिए। आपने क्या किया? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी खारिज कर दी, सब्जेक्टिव पोजीशन ले लिया। तो इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां हैं जिस पर चर्चा होनी आवश्यक है। तो अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी एक प्रोफेसर हिंदी के बड़े, उनके खिलाफ भी काफी कुछ कहा गया, अगर आपको याद हो। ओ, अपूर्वानंद जी का जी, जिक्र जी, था। जी। हाँ, तो क्या मतलब, आप मजल नहीं कर सकते द वॉइस को। एक अंग्रेजी में कहावत था, कहावत थी कि बहुत प्यारी सी, आई डोंट रिमेम्बर हु सेड इट, a true democracy is one where you are not closed for being open. खुली बात रखने के लिए अगर आप बंद किए जाते हैं तो वो प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। इतनी सी बात समझने की है। किस मुंह से हम कहेंगे कि इमरजेंसी में ये हुआ था? मतलब मैं तो आप कभी कभी सोचता हूं कि इंदिरा जी के एडवाइजर अच्छे नहीं थे। एडवाइजर अच्छे होते तो कहते मैडम इमरजेंसी प्रोविजन का यूज मत करो, यूं ही करवा देंगे हम, जैसा इन दिनों चल रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि अघोषित इमरजेंसी ही चल रही है देश में? मतलब जिस देश में कॉमेडी ट्रेजेडी में तब्दील हो जाए उसमें हम और क्या कह सकते हैं। आपको एक शेर सुनाता हूं। इंदिरा जी के समक्ष ही बोला गया था, हालांकि उनको कुछ अरेस्ट वगैरह नहीं हुआ था। पटना के ही शायर थे। दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई छीट, तू कत्ल करो हो कि करामात करो। अगर आज मैं ये शेर पढ़ दूं, और मैं तो कई दफा कहता हूं कि कबीर के दोहे जितने क्रांतिकारी थे, अगर आज मैं अपने नाम से कबीर का नाम हटा करके डाल दूं तो लिंचिंग कर देंगे कई लोग शाम तक। ये हकीकत हो गई है, और ये हकीकत चोट पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। आपका एक इंटरव्यू अभी फिलहाल देख रही थी, और जब हम लोग आपके प्रमाइसेस में आ रहे थे तो हमारी एक साथी आई, हमारे साथ कैमरा पर्सन है अनंता, उन्होंने यहाँ बैठते ही कहा मैम अलग तरीके का सुकून है। और फिर हमारे कैमरा पर्सन रमेश पूरा आपका रूम दिखाएंगे। अभी फिल्मों से भरा पड़ा है, किताबों से भरा पड़ा है,
फिल्मों की जिक्र भी आप राज्यसभा में अपने भाषणों में अक्सर ही करते हैं। कितनी फिल्में आप हफ्ते में देखते हैं और कितना समय मिल पाता है? अब नहीं, देखिए, पहले बहुत देखता था जी। और ये फिल्म देखना हाँ। और देखना सीखना भी पड़ा। पहले फिल्में देखता था एडोलेसेंट एज में, क्या फलानी फिल्म आई है, फलाना हीरो हीरोइन अच्छा लग रहा है तो फिल्म देखनी है। बाद में किसी से मुलाकात हुई, उसने कहा कि फिल्म देखो। तो जैसे शुरुआती अपने करियर में मेरी एक स्टूडेंट ने काम किया कि हाउ मुस्लिम्स आर रिप्रेजेंटेड इन इंडियन इंडियन मूवीज, मूवीज। तो वो फिल्म देखना सीखा फिर कि फिल्म को कैसे देखा जाए। फिर फिल्में देखी कई सारी, उस पर कुछ लिखा भी, और उसके बाद फिर एक हॉराइजन बड़ा हुआ तो हमने हॉलीवुड देखनी शुरू की कि अरब्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, पैलेस्टीन का कैसा होता है, ब्लैक्स का कैसा होता है। जैसे एक फिल्म देखी बहुत प्यारी थी, द ग्रेट डिबेटर, डेंजल वॉशिंगटन उसमें है, कि एक डिबेटिंग टीम बना के कैसे व्हाइट सुप्रीमेसी को चैलेंज किया गया उस दौर में जब कोई सोच नहीं पाते थे कि ब्लैक डिबेटर्स आएंगे। तो यूं सिलसिला शुरू हुआ। फिर थोड़ी मदद कोविड ने कर दी। कोविड के टाइम में जो वो लॉकडाउन हुआ तो बेबस, कभी किसी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है या कोई, उसके अलावा आप घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। उस दौर में खूब सारी फिल्में देखी, एंटी नाजी फिल्म देखी, वियतनाम वॉर पे देखी। मतलब अब फिर कम वक्त मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कोई फिल्म अगर ऐसी मिले तो उस पर चर्चा अगर हो रही है तो मैं उसको देखूं जरूर। तो अभी हाल फिलहाल में कोई फिल्म देखी हो? अभी मिसिसिपी बर्निंग देखने की कोशिश कर रहा था, थोड़ी देर देखा। ओके। फिल्मों का आपके भाषण में झलक मिलता है, जो कि मैंने पहले लास्ट क्वेश्चन में कहा। तो अक्सर कहा जाता रहा है कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना होती हैं। समाज का आईना तो आपने अपने स्टूडेंट का भी जिक्र किया। मनोज झा का उसमें अपने आप को वो कहाँ पाते हैं? वो जब फिल्में देख रहे होते हैं तो वो उसको रिलेट कर पाते हैं क्या खुद से? देखिए, उसमें भी उम्र के अलग अलग पड़ाव का है। अब आप जब यंग डेज में कोई फिल्म देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो आप हीरो को रिप्लेस कर लेते थे कि हीरो नहीं है, मैं ही हूँ वहाँ। लेकिन जब आप लेटर स्टेज में जब फिल्मों को देखना नए सिरे से सीखा आपने, तो फिर आप सिनेमाटोग्राफी देखते हैं, फोटोग्राफी देखते हैं, टेक्स्ट देखते हैं कि ये डायलॉग। मैं अक्सर कहता हूँ कि 60-70 तक जब अजान हुआ करती थी तो फिल्म में सीन्स आते थे कि दो सेपरेटेड लोग या बिछड़े लोग मिल गए। लेकिन 90 के दशक में जब अजान हुआ तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो क्या हुआ, एक अजान का ही मीनिंग आपने पूरा का पूरा फिल्मों के माध्यम से। अभी एक और किताब बड़ी प्यारी पढ़ रहा हूँ, नादिरा खातून की है, पोस्ट कॉलोनियल बॉलीवुड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन सिनेमा। कुछ इसी तरह की बातें उन्होंने भी की है। तो मेरा मानना है कि अब जब देखता हूँ तो कथ्य के लिए देखता हूँ, कथन के लिए देखता हूँ, भाव के लिए देखता हूँ, उसकी सिनेमाटोग्राफी के लिए देखता हूँ, और अगर अपील करती है सारे सेंसेस को तो फिल्म अच्छी लगती है। कई दफ़ा ये भी देख रहा हूँ इन दिनों प्रोपेगेंडा फिल्म की भी बाढ़ आई हुई है। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके भी पेश करने की एक चलन सा चल पड़ा है। और मैं समझता हूँ ये समाज, उस तब फिर समाज का आईना नहीं कहते हैं, तब हम कहते हैं कि आप समाज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तारीफ करने का तरीका देखिए, यू आर अ मुस्लिम बट यू डोंट लाइक लुक लाइक अ मुस्लिम। मतलब लुक लाइक क्या होता है, एक स्टीरियोटिपिकल, ये आप चाहते हैं कि उसी में लोग देखें ये मुसलमान है लेकिन देखो फिर भी अच्छा है। ये इस तरह की के संवादों से अब कोई भी फिल्म देख लें, सरफरोश को मैं मानता हूँ कि एक गज़ल सिंगर के रूप में, और वो भी मेहदी हसन नाम रख करके, तो इस तरह की फिल्में मैं समझता हूँ कि जो हकीकत से दूर भी होती हैं वो समाज का थोड़ा नुकसान करती हैं। इसके लिए मैंने कल ही सोचा था कि ये प्रतिगामी आधुनिकता है, रिग्रेसिव मॉडर्निज्म, कि मॉडर्न टेक्स्ट हैं, मॉडर्न इश्यूज हैं, लेकिन आप उसको एक रिग्रेसिव ट्रेंड के रूप में
चलाने की चलाने की कोशिश। कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपका पूरा रूम देख रही हूँ और बार बार देख रही हूँ, आपका कभी फिल्मों की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है क्या? क्योंकि अब आप काफ़ी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ भी मिलते जुलते रहते ही होंगे, तो अगर आपको बायोपिक बनाने का मौका मिले तो आप किसके ऊपर बनाना चाहेंगे? बायोपिक बनाने जी, का मौका जी। मिले कौन सी राजनीतिक हस्ती होगी या कोई और? देखिए, मैंने पिछले इंटरव्यू में एक कहा था, जी। एक तो मैं चाहूंगा, बायोपिक में मेरी उतनी दिलचस्पी नहीं है। फिल्म, मैंने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था राही मासूम रजा की टोपी शुक्ला, और उसके अलावा एक जेएनयू के प्रोफेसर थे तुलसी राम, हाँ, काफ़ी। उनकी ऑटोबायोग्राफी है मुर्दहिया मणिकर्णिका। उस तरह की फिल्में बननी चाहिए। समाज को एडुकेट करना होगा, समाज को एडुकेशन की भी जरूरत है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ दैट जो सप्लाई हो रहा है ना, वो सप्लाई रिग्रेशन का हो रहा है। तो ये चाहूंगा कि उस पे चर्चा हो। लेकिन बायोपिक पे आपका बायोपिक में मुझको जैसे बहुत दिलचस्पी नहीं है। अ, कई दफा थोड़ा ट्रेंड से अलग होकर के भी सोचा है। जैसे जब सचिन तेंदुलकर का दौर था, तो मुझे सचिन से ज्यादा विनोद कांबली अच्छे लगते थे। उनकी बैटिंग अगर होती थी, मैं सारा काम धाम छोड़ के देखता था। तो लेकिन फिर भी कभी ख्याल नहीं आया कि बायोपिक जीवनी जीवनीकार को लेकर के मुझको थोड़ा सा नहीं, मुझे लगा था कि आप बोलेंगे कि लालू जी के करीब हैं या नहीं। तेजस्वी जी के करीब हैं या अटल बिहारी वाजपेयी हैं या नहीं, पुराने हमारे कोई ऐसे पॉलिटिशियंस के पॉलिटिशियंस। बायोपिक बनते हैं, हाँ। उन पर लिखा जाता है। मेरा मानना था कि कुछ ऐसे लोग तलाश करो जिनको उस रूप में दुनिया नहीं जानती, जैसे तुलसी राम। उस रूप में लोग नहीं जान पाएंगे उनके स्ट्रगल को, तमाम चीजों को। वो एक संदर्भ था। ओके। लालू जी पे तो मैंने स्वयं भी लिखा है, लोग भी लिखे हैं, और तेजस्वी जी की अभी शुरुआत हुई है। मेरे संपर्क में कई लोग हैं जो उनकी बायोग्राफी लिखना चाहते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना था कि ऐसी जिंदगियां, ऐसे स्ट्रगल सामने आने चाहिए जो लोगों की नजर से दूर हैं। और अगर आपको फिल्मों का ऑफर मिले कि आप आइए, एक आध जैसे लालू जी भी आए, एक दो फिल्म में एक दो सीन उन्होंने भी किया, अगर आपको रोल करने का मौका मिले तो आप कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे, या वो जो दें उसी को आप ले खुशी खुशी ले लेंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। वो तो पहले देखना होगा कि कौन ऑफर करता है जी, जी। और कहानी क्या है। महज स्क्रीन पे जाने के लिए क्या अभी तक ऑफर आया? नहीं, इतने सारे नहीं, आपसे सब लोगों के प्रोड्यूसर्स, में कई डायरेक्टर्स? पोस्टर्स हैं जी, जी। जो लोगों ने खुद भेजे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। फिल्म के डायरेक्टर्स, हाँ, उन्होंने भेजे हैं। हाँ। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था और मैंने शायद मिस किया हो कोई इंटरव्यू आपका देखना, तो शायद मैं जान ना पाई हूँ। राजनीति में आप कैसे आ गए? आप प्रोफेसर बने, कब सोच लिया था आपने कि आपको राजनीति में आना है? देखिए, और आरजेडी ही क्यों? नहीं, उसके दो तीन पहलू मैं बता जी, दूं। जी, जी। राजनीति में आने का मन बहुत बचपने से था। आप यकीन भी नहीं करेंगे, 5वीं 6ठी क्लास से। और भाषण और अपोजिशन में रह करके भाषण मुझको बड़ा अट्रैक्ट करता था। उसके बाद बड़ा होने लगा, डिबेटिंग का मुझको शौक था अर्ली एज से। स्टेट लेवल पर भी मैं बेस्ट स्पीकर चुना गया था वे बैक। मैं 8वीं क्लास में था, 81 7th में था, 81 में की बात करें, 81 82, हाँ 81 में 9th में था शायद। उस तब से लेकर के अब तक। फिर क्या हुआ कि मैं विद्यार्थी जीवन, ग्रेजुएशन में आया तो स्टूडेंट एक्टिविज्म में था, लार्जली लेफ्ट। तो उनके साथ तो और थोड़ी वो अपील पुख्ता हुई। उसके बाद फिर मैं, वो जो कहते हैं ना कि नौकरी, प्रेशर, तो फिर जॉब मिल गई क्वाइट अर्ली इन माय करियर जामिया में। फिर पॉलिटिक्स से दूर रहा, और मतलब मेन स्ट्रीम, चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर नहीं सकता था, टीचिंग में आ गया था, और टीचिंग के पॉलिटिक्स में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। फिर गुजरात का दंगा हुआ, उससे पहले मेरी पीएचडी भी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले मसले पे थी। भागलपुर में एक दंगा हुआ था, उस पे थी। फिर गुजरात भी हो गया,
पीएचडी के बाद, और मेरा जाना आना गुजरात बहुत रहा, अर्थक्वेक के बाद भी और दंगे के बाद भी। 6-8 महीने में गुजरात में रहा हूँ। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने कहा लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल, मेरे लिए उसमें विकल्प ही नहीं था। इसलिए पहले भी ही सोच लिया था। कारण मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू था सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, और जिस पर हमारे राज्य में, बल्कि कहूँ कि पूरे इस पूर्वांचल में उससे बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं था। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं किसी और पार्टी में था और यहाँ आया। शुरुआत यहीं से की, और आपको बता रहा हूँ। तो आपको ऑफर नहीं मिल रहा है किसी और पार्टी से? मैंने देखिए, सुना है कि जो अच्छा वक्ता होता है उसको तुरंत ऑफर आ जाता है। नहीं, ऑफर के असल में इस मामले में भी एक बात आपसे स्पष्ट कहूँ, जी क्योंकि ये इंटरव्यूज हमेशा रहेंगे, जी तो मैं एक चीज डंके की चोट पे कहता हूँ, इसी धारा में, इसी संगठन के साथ रहूंगा। पार्टी ने 2 बार मुझे राज्यसभा में भेजा। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के साथ एंगेजमेंट का शौक है, उस शौक का प्लेटफॉर्म हमेशा रहेगा। लेकिन मतलब कोई ऐसे शौक नहीं है कि इसमें चले जाओ तो ये बन जाओगे। मैंने आपको कहा ना कि अपोजिशन में ही अपने को हमेशा देखा था, और ईश्वर ने इतना बढ़िया सुन लिया है कि अपोजिशन में ही हूँ। और कभी चुनाव लड़ने का मन किया? राज्यसभा में तो आ गए बड़े आराम से, चलिए पार्टी नेता सभी आपको पसंद करने लगे, आपका वक्त, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपकी जानकारियां बहुत अच्छी हैं, तो पार्टी को लगा कि चलो एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ हमारी बात रखेगा। लेकिन आपको कभी लगता है कि चुनाव लड़ने जाएं? अब मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, थोड़ा चुनाव को लेकर के, और जब मैं देखता हूँ लोगों को किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है, तो थोड़ा सहम सा जाता हूँ। हालांकि पार्टी तय करेगी तो आगे लड़ लेंगे, लेकिन सहम जाता हूँ। चुनाव खर्चीले बहुत हो गए। मैं आपको बताऊं, शायद लोगों को अंदाजा नहीं होगा, और इसमें ईमानदारी से कहता हूं कि बीजेपी ने खर्च बहुत बढ़ाया। इनके पास धन और संसाधन की कोई कमी नहीं है। इनके सामने वाला इनका चतुर्थांश तो छोड़िए, दशांश भी खर्च नहीं कर पाता है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही है, और जो हम जैसे लोगों को थोड़ा सहम आती है, बल्कि यूं कहो कि डराती है। नहीं, खर्च से क्या मतलब है? मतलब खर्च क्या, खर्च पोस्टर्स हर या नहीं, ना पोस्टर वोस्टर के खर्चे तो अब खत्म हो गए। रैलियां? रैली, अब जैसे प्रधानमंत्री जी का एक मंच उनके भाषण के लिए करोड़ों में बनता है। अब समझ रही है जी। कहाँ से आ रहा है वो सब? क्या छोटे दल उतना कर पाएंगे? मतलब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, आपने पूरा का पूरा लगभग ऑक्यूपाई कर लिया है। 80%, 85%, 15% पे बाकी सब लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं लेवल प्लेइंग फील्ड अब नहीं रही है। हालांकि पार्टी आगे तय करेगी तो लड़ूंगा। तो आपको लग रहा है कि अगर चुनाव हो, बिहार का जो चुनाव है उसमें कुछ आ जाती है, आरजेडी अगर अच्छी पोजीशन पे आ जाती है, या मान लीजिए पार्टी सत्ता में ही आ जाती है, तो अगर वो आपको वापस बुलाती है सदन से, तो आप जाएंगे? अब वो तो पार्टी का निर्णय होगा। घूमने फिरने का कितना शौक है, और कहाँ जाने का आपका बार बार मन करता है? पहाड़ और समुद्र दो दोनों ही मुझे रखे। बेहद पसंद ओके। है। बहुत स्कूल लाइफ में गया था, कॉलेज, अर्ली कॉलेज लाइफ में ऊटी, वो मुझे बहुत प्यारी जगह लगी है। कलिम्पोंग बहुत पसंद है। अब ये क्लीशे ही होगा, लेकिन गोवा बहुत पसंद है। लेकिन गोवा में भी वो बीचेस जो बहुत पॉपुलर नहीं है, तो थोड़ी शांत सी बीचेस वो हों, तो वैसा है। मतलब कोई बहुत बड़े होटल में रुकना वो नहीं, साधारण सा हो, लोकल खाना पीना मिले, उस तरह की चीज़ें। ओके। और राजनीति जो आप हैं, कोई ऐसी चीज़ों की होती होगी जो आपको बहुत निराश कर देती होगी, वो जब आप निराश हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं अपने आप को कोप अप करने के लिए? परिवार के साथ बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कैसे वक्त नहीं, कई मौके ऐसे आते हैं जब थोड़ा निराशा होती है। एक तो निराशा मुझे तब होती है जब सदन ना चले।
मतलब डिसरप्शन हो, किधर से भी हो, सत्ता पक्ष से हो, विपक्ष से हो, पार्लियामेंट डिसरप्ट होती है तो मुझे कष्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ ये बात, क्योंकि सदन जब चलता है तो आप तमाम चीज़ें रख सकते हैं, हालांकि उसमें आप बहुत बंदिशें हो गई हैं, लेकिन क्या है ना कि पोइट्री और ह्यूमर पे उतनी बंदिश नहीं हुई है। तो मैं एक घटना सुनाता हूँ, जो कि आपका सवाल नहीं था उससे, सवाल उससे नहीं था, लेकिन मैं जोड़ देता हूँ। एक दिन प्रधानमंत्री जी भी थे और एक सज्जन थे, नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियस हो जाएगा। तो मैं किसी बात पे मैंने एक वसीम बरेलवी का शेर सुनाया, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो वो जो सज्जन थे, तब मंत्री थे, पावरफुल मंत्री थे, उन्होंने मेज थपथपा दी, और थपथपा दी तो उनको बीजेपी के लोगों ने घूर के कहा कि मतलब तुमने क्यों मेज थपथपाई इस पे। तो वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि यार तुम तो नौकरी ले लोगे मेरी। मैं क्यों कह रहा हूँ, पोएट्री या इस तरह की चीजों के अंदर ये कैपेसिटी होती है। जैसे ये अगर मैं कहूँ, जिन जिन आंखों से तुम मुझे देख रहे हो, मैं उन आंखों से दुनिया देखता हूँ। एक छोटी बात आपने कह दी, वो मैसेज चला गया। और नाजी दौर में भी सॉन्ग्स, म्यूजिक, पोइट्री बच के रह गए थे। तो वो मैं कह रहा हूं, आपके एक प्रश्न के संदर्भ में, जब निराशा होती है तो या तो मैं चुप हो जाता हूं, किताब पकड़ लेता हूं। किताब और म्यूजिक मेरे लिए बहुत ही एक कैथारसिस, एक टर्म होता है साइकोलॉजी में, कि आपको वेंटिलेट करने का मौका देता है, वो मैं करता हूं। बुक्स और किताब के साथ साथ सॉफ्ट कोई बढ़िया सा म्यूजिक चल रहा हो, ठुमरी वगैरह। और जो सर मनोज जो हैं, वो जो राजनेता बनने का सफ़र तय कर रहे हैं, वो कर पा रहे हैं जो वो करने आए थे? बस ये आखिरी दो एक सवाल नहीं, है। कमोबेश, मैं आपको एक बात कहूं, कमोबेश मैं सब कर पा रहा हूं जो करने आया था। मंत्री बनने नहीं आया था राजनीति में, और ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। मतलब जो सपना था वो था कि नीतिगत मुद्दों पर आप उघेड़िए, सत्ता में जो भी हो। कांग्रेस थी सत्ता में तो मैं सदन में नहीं था, तो सड़क पे ये काम किया करते थे, नीतियों का विरोध करते थे। अब चूंकि सदन में हूं, सत्ता में कांग्रेस नहीं है, बीजेपी है, तो नीतिगत मसलों पे वही। तो और एक चीज और मैं कहूंगा, आज तक कभी नहीं हुआ कि मेरी पार्टी, मेरे नेता, चाहे लालू जी हों या तेजस्वी जी हों, कहूं कि मनोज जी ये पोजीशन आपने ठीक नहीं लिया। वो एक सिनर्जी सी है, और उसकी वजह से मुझे बेहद आराम है, एक कंफर्ट जोन है, और मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों के पास ये कंफर्ट जोन है। तो आपको सबसे ज़्यादा किससे प्यार मिलता है, लालू जी से या तेजस्वी से? दोनों अलग अलग। लालू जी एक गार्डियन की भूमिका में, मतलब उनको अगर स्नेह भी व्यक्त करना होगा ना, तो आंख से कर लेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब और वैसे ही मेरे पिता भी हैं, मैं बताऊं, मेरे पिता भी मैं बहुत अच्छा करूं तो ऐसा नहीं है कि हमको गले लगा के बोलेंगे कि अरे तुमने दिल जीत लिया, नहीं। वो एकदम उनकी आंखों से लग जाएगा। तो वही कमोबेश मैं लालू जी में देखता हूँ। तेजस्वी जी मुझसे छोटे हैं बहुत, तो उनका एक अलग तरीका होता है। जैसे कोई भाषण को पसंद आया, अरे मनोज जी आप तो फिर वायरल हो गए, तो ये एक मैसेज है आपके लिए, वो कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, जिंजी का ज़माना है और आप पढ़ाते भी जिंजीज को हैं। ये जिंजीज जो है वो जात पात, अमीरी गरीबी, इससे बहुत अलग होता चला जा रहा है। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा दोस्त जो है वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, उससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम बिहारी, हम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी बिहार से आती हूँ और मैं बहुत फ़ख्र से मैं बिहारी हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्यों उस लेवल पे नहीं आ रहे? जाते जाते वाले सवाल हैं ये आपके लिए, कि हमारा जात पात, कास्ट काउंटिंग, सेंसस भी हमारे यहाँ ही हुई और उस पर राजनीति भी बहुत तेज़ी से चल रही है। हम उस तेज़ी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? एक बात मैं बेहद ईमानदारी से कहता हूँ, बिहार के साथ फिर ये एक नाइंसाफ़ी होती है कि बिहार में जात पात है।
कर्नाटक में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब टिकट उकट देती है ना, तो अलग अलग जाति समूह हो, लिंगायत है, वो कलिका है, क्या है, राइट। आंध्रा जाइए कम्मा है, रेड्डी है, क्या है। तो ये देश की हकीकत है, जाति इस देश की हकीकत है। जिस जनरेशन की आप बात कर रही हैं, उस जनरेशन को भी अभी बहुत पायदान चढ़ना होगा। मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे क्लास में मैं कहता हूं कि कास्ट में बिलीव है, लोग कहेंगे कि नहीं हम जाति नहीं मानते। आप 4 प्रोबिंग सवाल पूछो। जैसे मैं एक पूछता हूं कि सीवर में उतर के मरने वाले कौन? कौन है? बिल्कुल। तो खास जाति विशेष से आते। मैंने सदन में सवाल पूछा, 96% एक कास्ट के। ये सवाल हमें उद्वेलित क्यों नहीं करता है? आज हम और आप जब बात कर रहे हैं, शायद कहीं मौत हो गई होगी सीवर में, तो इसलिए ये एक ऐसा प्रश्न है जो सिर्फ बिहार का जाति मुक्त समाज बनाने के लिए रेटोरिक नहीं, जाति मुक्त होना पड़ेगा। और यह मैं कहूंगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है अंबेडकर साहब का, जो उसका एक समराइज्ड वर्जन बच्चों को प्रियम्बल के साथ पहली कक्षा से उपलब्ध होना चाहिए। वो नहीं हो, कई प्रिविलेजेज होते हैं जब आप अपर कास्ट में पैदा होते हैं। कई इंटरव्यूज में मैंने ये बात कही है, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीट मैं कहना चाहता हूँ। मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर थे। मेरे जीवन में कभी कभी जब असफलता के लक्षण आए, मुझे उन्होंने थाम लिया। लेकिन जो अनुसूचित जाति के हमारे या अत्यंत पिछड़ी जाति के हमारे पिछड़ी जातियों के दोस्त थे, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे, उनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ये जो सुविधाओं का फासला है ना, ये इक्वल रेस कभी होने नहीं दे रहा अभी भी। उस संदर्भ में मैंने ये बात कही। महाकुंभ में आप गए थे, और क्या आपको लगता है महाकुंभ, राम मंदिर, सीता मंदिर बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में असर डालेगा? देखिए, राम मंदिर के लिए भी बहुत चर्चा हुई। आस्था के प्रश्न होते हैं। अब महाकुंभ मैं नहीं कि अगली बार जाऊंगा, मैं बचपने में 3 बार जा चुका हूं। ये जो इस परिपाटी विकसित हुई है ना कि आप इस मंदिर में गए, कब गए, कितनी बार, ये महाकुंभ में डुबकी कितनी बार लगाई, चुनाव, ये मेरे आस्था का, मैंने कहा है कई दफा और दोहरा रहा हूं। मंदिर की साइज क्या है, मस्जिद की साइज क्या है, गिरजा की साइज क्या है, गुरुद्वारे की साइज क्या है, इससे देश नहीं जाना जाता। मानवीय सूचकांक पे आप कहाँ हैं? राम मंदिर को लेकर के भी बहुत बावेला मचा था। जनता ने एक हकीकत समझा दी। बिहार में तो खास तौर पर तेजस्वी जी जिस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं वही चलेगा। सीता माता, मैं तो लोगों को कहता हूं कि सीता मंदिर बना रहे हो, पहले जय सिया राम बोलना शुरू करो। सीता के बगैर राम की कल्पना नहीं होगी। और आप चूंकि बिहार की हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ये देखिए कि सीता के संदर्भ से जो रामायण लिखी गई है वो क्या है, मैथिली में लिखी गई है, और उसको भी जानना जरूरी है। कई तरह के रामायण है इस देश में, ये विविधता की निशानी है। लेकिन चुनाव मौलिक मुद्दों पे हो, चुनाव हो रोटी थाली मकान की। और आरजेडी इस चुनाव में कहाँ पाती है, और आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? देखिए, मतलब मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। आज की डेट में सबसे बड़ी लकीर तेजस्वी यादव नीत गठबंधन की है, और बाकी सबको उसके इर्द गिर्द आना होगा, उसमें भी वक्त लगेगा। इसलिए इसी में मैंने आपको चुनाव का नतीजा बता दिया। तो इसी में सबको तेजस्वी के इर्द गिर्द आना होगा या आरजेडी के इर्द गिर्द आना होगा, ये तो वक्त बताएगा। हमारे साथ थे मनोज झा जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं, और देखते रहें जी न्यूज़।